नमस्कार साथियों, K2 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में कल स्वर की चर्चा हमने कर ली थी कल की क्लास में, और आज हमारी चर्चा का विषय होगा व्यंजन। हिंदी व्याकरण क्लास 2 व्यंजन की मैं चर्चा आपके सामने करूंगा। कल आपने लोक सेवा आयोग उत्तराखंड सरकार का संवाद पढ़ा होगा, जिसमें एसआई की भर्ती के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी मिली है। 15 जनवरी से पहले आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, और ऑफलाइन बैच 1 जनवरी से हम लोग आरंभ कर रहे हैं एसआई के लिए। तो जो भी प्रतिभागी ऑफलाइन भाग लेना चाह रहे हैं K2 क्लासेस में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 तारीख से आप आ सकते हैं, और प्रवक्ता के पद भी बहुत जल्द आपके लिए मिलने वाले हैं। हिंदी साहित्य प्रवक्ता की क्लासेस भी हमारे यहाँ संचालित होंगी। LT की क्लासेस संचालित हो रही है, तो जो प्रतिभागी LT प्रवक्ता में भी शरीक होना चाह रहा है हिंदी विषय को लेकर के, बहुत बहुत स्वागत है K2 क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी और साथ साथ में ऑफलाइन भी। साथियों, व्यंजन की अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास विषय आज का व्यंजन। हम जानते हैं कि व्यंजन हिंदी भाषा की उन ध्वनियों का नाम है, उन वर्णों का नाम है जिनको स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है या स्वरों की सहायता से लिखा जाता है। जिनको लिखने के लिए, जिनको बोलने के लिए स्वरों की नितांत आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। या तो आप कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां जिनको बोलते समय श्वास के मार्ग में मुख का कोई ना कोई भाग बाधक तत्व बनता है, बैरियर का काम करता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। या जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाती है, लिखी जाती है, व्यंजन कहलाती है। संख्या इनकी 33 है, आप जानते हैं इनकी संख्या 33 है। बहुत साधारण सा सवाल कई बार आ जाता है, व्यंजन कितने हैं? 33 है। गाजर मूली सवाल है, तो गाजर मूली को गलत मत करना, समझ गया? गाजर मूली मतलब तुच्छ टाइप का प्रश्न है, बहुत बेसिक सवाल है, इसको गलत मत करना। आप जानते हैं व्यंजन हिंदी भाषा में ये 2 वर्गों में वर्गीकृत किए गए। एक उच्चारण के आधार पर व्यंजन, दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। उच्चारण का मतलब कौन कैसे उच्चारित किया जाता है, किसका उच्चारण कहां से हो रहा है, कैसे उसको पढ़ रहे हैं आप, कितना बल लगा रहे हैं। प्रयत्न का मतलब आपके मुख का कौन सा भाग क्रियाशील हो रहा है किस व्यंजन को उच्चारित करते समय, कि जब आप उसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपके मुख का कौन सा भाग प्रभावित हो रहा है, किस भाग से आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं आप एक प्रकार का प्रयत्न। अब जानते हैं उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजन माने 2 प्रकार के। एक स्वरतंत्री कंपन के आधार पर, देखिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं। ये जो नाम आपके पास लिखा हुआ है ठीक ढंग से, इसको मैं लिखूंगा स्वरतंत्री कंपन के आधार पर व्यंजन। समझना? देखिए स्वरतंत्री का मतलब क्या होता है? ये आपका गला है ना भाई, ये हमारा कंठ बना है। इस कंठ के बाहर ऐसे कोई मांस की पतली पतली झिल्लियां लटकी हुई है, इस झिल्ली को बोलते हैं स्वरतंत्री। ये जो मांस की झिल्ली है ना, मैं इसको लिख रहा हूं मांस की झिल्ली, ये मांस की झिल्ली है, और इसी झिल्ली का नाम क्या है? स्वरतंत्री है। इसको आप कहते हैं स्वरतंत्री। यानी जब आप कोई चीज उच्चारित करते हैं, कोई ध्वनि बोलते हैं, तो इस स्वरतंत्री में कुछ कंपन होता होगा, इसमें कोई घर्षण होता होगा। उसी घर्षण को या उसी कंपन को व्यंजन के वर्गीकरण का आधार माना गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई स्वरतंत्री कंपन के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन है, एक अघोष एक सघोष। अभी अघोष क्या सघोष क्या समझेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्वरतंत्री कंपन के आधार पर व्यंजन के प्रकार होते हैं 2। श्वास की मात्रा, ये श्वास लिखा है। देखिए यहां से सवाल, अभी जेईई का पेपर जिसने देखा होगा ना, उत्तराखंड में जो जेईई का पेपर हुआ था, यहां से एक सवाल आया था कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। श्वास का मतलब आप किसको बोलने के लिए कितनी मात्रा में श्वास खर्च कर रहे हैं, कितनी मात्रा में ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, इसके आधार पर 2 प्रकार। एक अल्प प्राण होता है, ये प्राण लिखा है अल्प प्राण, एक महाप्राण होता है। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। इन 4 को पहले समझते हैं, फिर आएंगे प्रयत्न पर। आप ये जो प्रयत्न के आधार व्यंजन है, आप देखेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 6 प्रकार पढ़ने को मिलेंगे आपको। इसमें पहला प्रकार जिसको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन, दूसरा प्रकार जिसको आप कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। तीसरा प्रकार जिसे आप कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। चौथे प्रकार को आप कहेंगे संघर्षी व्यंजन। 5वें प्रकार को आप कहेंगे उच्छिप्त या ताड़न जात व्यंजन, और अंतिम प्रकार को आप कहेंगे नासिक के व्यंजन। अंतिम प्रकार होगा नासिक के व्यंजन का। इतने सब टाइप पढ़ने के बाद आप ये मानेंगे कि व्यंजन आपका पूरा हो गया। तो आइए पहला प्रकार मैं ले रहा हूं स्वरतंत्री के आधार पर अघोष असघोष की बात करूंगा। आप जानते हैं कि स्वरतंत्री के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन है, पहले अघोष फिर सघोष। समझ में ध्यान से
देखिए अगर आप अघोष शब्द को देखेंगे, नाम से लिखा है अघोष। इस आ का मतलब होता है बिना, घोष का मतलब होता है कंपन, मतलब बिना कंपन के। आ मतलब बिना, जैसे हम कहते हैं ना अकारण, बिना कारण के, है ना। हम कहते हैं अचूक, जो चूकता नहीं है, तो आ मतलब बिना हुआ, घोष मतलब कंपन हुआ। अब इसकी परिभाषा रटनी नहीं है, समझनी है। आ मतलब बिना, घोष मतलब कंपन। एक शब्द में याद हो गया। ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारित करते समय स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होता है, जो बिना किसी कंपन के उच्चारित की जा रही है, या मैं कह सकता हूं हिंदी भाषा की कंपन रहित ध्वनियां अघोष कहलाती है। कंपन रहित का मतलब जब स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। यहां लिखा सघोष, सा का मतलब होता है साथ, जिसे कहते हैं ना ससम्मान, सम्मान के साथ। सपरिवार, परिवार के साथ आ जाना शादी में, लिखते हैं ऐसे कार्ड में। सा मतलब साथ होता है, घोष मतलब कंपन, हो गया काम। यानी हिंदी भाषा की कंपन सहित ध्वनियां जिनको उच्चारित करते समय हमारे स्वरतंत्र में कंपन पैदा होता है, हमारे स्वरतंत्र में गूंज पैदा होती है, उन्हें प्यारा बच्चा कहा जाता है सघोष। याद रखना, इसी सघोष को आप केवल घोष भी कह सकते हैं। घोष का मतलब तो यही है ना, घोष मतलब कंपन, यानी जिनको बोलते समय कंपन पैदा हो रहा है, घर्षण पैदा हो रहा है, स्वरतंत्र में कंपन या घर्षण की स्थिति में स्वरतंत्री आ रही है, उन्हें सघोष कह देंगे और इनको अघोष कह देंगे, जिनमें कंपन पैदा नहीं हो रहा है। अब जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कौन से 5 वर्ग? का होता है, च होता है, ट होता है, त होता है, प होता है। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे 5 हुए क के, का, खा, गा, ग, तो 5 5 25, कुल 25 है। इन 25 में से प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है, उन्हें अघोष कहते हैं। जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, वो सघोष कहलाते हैं। आइए देखिए कैसे। मैं इसका पूरा चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अघोष सघोष का एक ठीक सा चार्ट बना करके देख लेते हैं। यहां देखिए जरा, इसमें जरा इसको समझते हैं, है ना। देखो भी ध्यान देना, अघोष सघोष इंपॉर्टेंट है। मैं एक तरफ लिख रहा हूं अघोष, पहले हमारे पास में एक तरफ अघोष वर्ग है और मैं एक तरफ लिख रहा हूं सघोष। हम एक तरफ बात करें सघोष की। आप ये जानते हैं कि भाई प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा है वो होंगे अघोष, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो होंगे सघोष। जैसे मानो मैं लिखता हूं क, मैंने लिखा है ख, दूसरे वाले में च लिखूंगा, फिर लिखूंगा छ, तीसरे वाले में मैं ट लिखूंगा, फिर लिखूंगा ठ, चौथे वाले में त लिखूंगा, फिर लिखूंगा थ, अगले वाले में प लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं प के बाद फ। इधर अगर मैं चलता हूं, क ख के बाद क्या आएगा ग, उसके बाद क्या आएगा घ, फिर क्या आएगा ग। अगले वाले में क्या आएगा च के बाद आएगा च छ ज, उसके बाद आएगा झरने वाला झ, य खाली। अगले वाले में आ जाएगा ट ठ ड, डमरू वाला ड, ढक्कन वाला ढ, फिर आएगा अण खाली। अगले वाले में क्या आ जाएगा द से दवात, ध से धनुष, न से नल। अगले वाले में क्या आ जाएगा ब से बकरी आ जाएगा, भ से भालू आ जाएगा और म से मछली आ जाएगा। अब जो ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखे है ना, इनको बोलते समय कंपन पैदा नहीं हो रहा है, अर्थात ये अघोष है। वो उधर जो लिखे इनको बोलते समय कंपन पैदा हो रहा है, अर्थात ये सघोष है। मेरा बात को याद रखना। देखिए यहां से यहां तक संख्या कितनी है? 10। यानी अगर आपके पास सवाल दे दिया गया कि मुझे बताओ हिंदी वर्णमाला में वर्गीय अघोष कितने हैं, उसने कहा वर्गीय अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, मतलब 5 वर्गों में कितने वर्ण अघोष है, तो बच्चा आपका उत्तर क्या आएगा? 10 आएगा कि नहीं? अरे देखो 10 ही तो है। अगर मैं पूछूं आपसे कि हिंदी वर्णमाला में वर्गीय सघोष कितने हैं, वर्गीय सघोष का मतलब इन 5 वर्गों में सघोष कितने हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा बच्चा? 15 आएगा कि नहीं? आप कहेंगे 3 बजे 15। लेकिन आप जानते हैं एक और लाइन इसमें जो लिखते हैं ना, जैसे माना आप लिखते हैं एक श लिखते हैं, एक पेट कटा श लिखते हैं, एक आप लिखते हैं छोटा सा। बेसिकली इसको तालव्य श बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं और दंत स बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं पेट पटा श, पेट पटा नहीं है, इसका कटा है, पेट कटा बोलिए ठीक है। नहीं तो पेट कटा पेट पटा क्यों बोलना, बेचारा बुरा बन जाता होगा। इसे बोलो आप मूर्धन्य श। देखो कितने बड़ा नाम है मूर्धन्य श, अच्छा लगेगा ना, इसको भी अच्छा लगेगा। बेचारे को पेट पटा बोलते हैं, बताओ। कुछ लोग तो पेट कटा बोलते हैं, कुछ लोग पेट पटा बोलते हैं। पेट पटा तुम्हारा, इसका नहीं है, बढ़िया है बेचारा, इसको बोले मूर्धन्य।
तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। इसके बाद होता है हल वाला ह, काकल्य ह, लेकिन ह को अघोष में शामिल नहीं किया गया, उसको मैं शामिल करूंगा यहां पर। हल वाला ह, उसके बाद य हो गया, उसके बाद र हो गया, उसके बाद ल हो गया, फिर व हो गया। अब यह ध्यान देना, अगर अगला सवाल मैं बनाऊं, मैंने कहा कि मुझे बताओ हिंदी वर्णमाला में कुल अघोष कितने हैं। सवाल कर दिया कुल अघोष व्यंजन कितने हैं, उसका सवाल है कुल अघोष। आप क्या करेंगे, 10 और 3 13 कहेंगे कि नहीं? हमने कहा 13 है, यानी 52 वर्णों में से महज 13 व्यंजन ऐसे हैं जिनको बोलते समय स्वर तंत्री में कंपन पैदा नहीं होता है। इसका मतलब है उन 13 को क्या बोलेंगे आप? उन 13 को बोलेंगे आप अघोष। बात क्लियर है? अच्छा, सघोष की बात अगर मैं करता हूं, अगर मेरा सवाल आ गया कि आपके पास में कुल सघोष व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजनों में से कुल सघोष व्यंजन कितने हैं, मैं व्यंजन की बात कर रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? 15 और 5 20 कहेंगे कि नहीं? आप कहेंगे भाई 20 है टोटल। हमारे पास 20 ऐसे व्यंजन है जिनको बोलते समय स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है। एक बड़ा अपवाद यह है कि दोस्तों जो 11 के 11 स्वर थे ना, अगर आप 11 स्वर की बात करते हैं, ये अपवाद है। इन स्वरों को भी आप मानते हैं सघोष। जब आप स्वरों का उच्चारण भी करते हैं तब भी आपके स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है। इसलिए सघोष को किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? सघोष को आप शामिल करते हैं दोस्तों सघोष की कैटेगरी में। तो अब अगर सवाल आया कि कुल सघोष वर्ण कितने हैं, उसने कहा कुल सघोष वर्ण कितने हैं, कुल सघोष वर्ण, वर्ण पूछ रहे व्यंजन नहीं भाई, वर्ण तो स्वर व्यंजन दोनों होते हैं। अगर सवाल पूछेगा कि 52 वर्णों में से कितनी ध्वनियां ऐसे हैं जिनको बोलते समय स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है, तो आपका उत्तर होगा कितना? 20 और 11 31। आप कह देंगे 20 तो व्यंजन है, 11 स्वर है। आपने कहा 31, 31 वर्ण कुल ऐसे हैं 52 में से जिनको बोलते समय स्वर तंत्र में कंपन या गूंज पैदा होती है। तो इन 31 को वे जरूर याद रखेंगे, है ना। और ये चार्ट आपके सामने बना है, आपको ये सब पता होना चाहिए। सघोष कौन है, अघोष कौन है, आगे जाकर के संधि में बहुत काम आने वाला दोस्तों, बहुत काम आने वाला है ना। इस बात को वैसे ध्यान रखना। अघोष सघोष की बात थी। यहां से जैसे मैं आगे चलता हूं अघोष सघोष को क्लियर करने के बाद, फिर हम आते हैं आपके पास अगले टाइप पर, जिससे आप कह रहे हैं जो अगला प्रकार हमारे पास में है। उससे मैंने कहा साहब ये देखिए आप, अब आते हैं श्वास की मात्रा पर। मैं बता चुका हूं कि श्वास की मात्रा का मतलब किसको बोलने के लिए कितनी मात्रा में श्वास उच्चारित की जाती है, अल्प और महा। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये लिखा अल्प प्राण, ये अल्प प्राण है भाई, ये महाप्राण है भाई। अल्प का मतलब होता है छोटा, प्राण का मतलब क्या होता है? श्वास। प्राण का मतलब होता है श्वास, महा का मतलब बड़ा, प्राण का मतलब श्वास। सिंपल। अब भाई जिनको उच्चारित करते समय आप अल्प मात्रा में, आप कम मात्रा में श्वास वायु खर्च करते हैं, बिल्कुल कम मात्रा में, जहां पर श्वास वायु कम मात्रा में खर्च हो रही है उन्हें कहते हैं अल्पप्राण। जहां पर श्वास वायु अधिक मात्रा में खर्च हो रही है उन्हें कहते हैं महाप्राण। सीधा मतलब मैं कह दूंगा, इनको उच्चारित करने के लिए आपको न्यून बलाघात की आवश्यकता होती है। न्यून बलाघात का मतलब कम बल लगता है, और इनको बोलने के लिए आपको उच्च बलाघात की दरकार होती है। उच्च बलाघात का मतलब ज्यादा बल लगाना पड़ता है। अगर ज्यादा बल आप लगा रहे हैं, मुख ज्यादा खोल रहे हैं, मुख पर जोर ज्यादा दे रहे हैं, तो श्वास ज्यादा बाहर निकलेगी। श्वास ज्यादा बाहर निकलने का मतलब महाप्राण हो जाएगा। और जिनको बोलने के लिए आपको कम प्रयास करना पड़ रहा है, एकदम इत्मीनान से, कम श्वास के साथ, कम बल के साथ जिनको प्रोनाउंस करते हैं, जिनको उच्चारित करते हैं, दोस्तों वो कहलाते हैं अल्प प्राण। अल्प का मतलब छोटा, श्वास, प्राण का मतलब श्वास यानी कम श्वास के साथ, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब श्वास, ज्यादा श्वास के साथ। अब आप जानते हैं अल्पप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, पहला तीसरा पांचवा। महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। हर वर्ग का 2 और 4 महाप्राण है, हर वर्ग का 1 3 5 अल्पप्राण है। कैसे? देखो दोबारा चार्ट बनाइए। अगर मैं पुनः यहां पर एक आपको चार्ट बना के बताऊं कि इनको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे पढ़, यहां देखना ध्यान से। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ लिखेंगे अल्पप्राण, एक तरफ लिखेंगे महाप्राण। अगर मैंने माना यहां पर लिखा अल्प प्राण यानी कम श्वास के साथ जो उच्चारित होते हैं, यहां पर माना मैं लिख रहा हूं महाप्राण यानी अधिक श्वास के साथ जो उच्चारित होते हैं। आप जानते हैं अल्पप्राण का मतलब होगा हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण का मतलब हो जाएगा दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे भाई अगर मैं लिखता हूं पहला का मतलब होगा क, तीसरा का मतलब होगा ग, 5 का मतलब होगा घ, फिर लिखूंगा च, तीसरा का मतलब हो जाएगा ज, 5 का मतलब हो जाएगा य, फिर लिखूंगा ट,
तीसरा का मतलब हो जाएगा ड, 5 का मतलब हो जाएगा अण खाली। फिर लिखूंगा त, तीसरा हो जाएगा द, 5 हो जाएगा नौ से नल। फिर लिखूंगा प, तीसरा हो जाएगा ब से बकरी, 5 हो जाएगा म से मछली। ये हो गए। उधर अगर मैं जाता हूं, यहां से क्या बचा है, एक बचा है ख, एक बचा है घ से घड़ी, है ना। और अगले वाले में क्या बचा है, देखिए एक बचा है हमारे पास में छ से छतरी, एक बचा है झ से झरना, है ना। छ से छतरी और झ से झरना। यहां से क्या बच गया है, ठ से ठटेरा और ढ से ढक्कन। यहां से क्या बच गया है, थ से थर्मस और क्या बचा है, ध से धनुष। यहां से क्या बचा है, फ से फल और भ से भालू। अब देखना, ये देखो यहां से अगर सवाल में बनाऊं कि कुल वर्गीय अल्पप्राण कितने होते हैं, तो आपको पता ना कितने होते हैं। अरे 3 पंजे 15 बोलेंगे कि नहीं भैया, आप कह देंगे भाई 3 पंजे 15 होते हैं, यानी कुल अल्पप्राण होते हैं 15। देखो 3 पंजे 15। कुल महाप्राण वर्गीय कितने होते हैं, तो कुल वर्गीय महाप्राण होंगे मेरे पास में 10। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये जो है ना, इन्हें कह देंगे आप कुल वर्गीय महाप्राण, यानी 5 वर्गों में से महाप्राण कितने हैं। कुल वर्गीय महाप्राण की जब बात आएगी तो 10 आएंगे, हम कहते हैं संख्या 10 आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मत भूलना, आप जानते हैं अगर मैं लिखता हूं श, मैं लिखता हूं पीर कटा श, मैं लिखता हूं छोटा स, मैं लिखता हूं ह, इधर मैं लिख रहा हूं य, फिर मैं लिख रहा हूं ल, फिर य और ल और व। इसका मतलब है 15 और 4 19। यानी अगर सवाल आया कुल अल्पप्राण व्यंजन कितने, 33 व्यंजन में से अल्पप्राण व्यंजन की संख्या हो जाएगी 19, 15 4 19। सवाल आया कुल महाप्राण व्यंजन कितने, आप कह देंगे ये 10 और 4 14, आप कह देंगे 14। यानी 33 व्यंजन में से 14 व्यंजन ऐसे हैं जो अल्पप्राण है, 19 व्यंजन ऐसे, सॉरी 14 व्यंजन ऐसे हैं जो महाप्राण है, 19 व्यंजन ऐसे जो अल्पप्राण है। इनको याद रखना है। इसके इतर आप जानते हैं जो मेरे पास में मूल स्वर थे, कौन से मूल स्वर, एक अ लिखा था, एक मैंने छोटी लिखा था, एक मैंने छोटा ओ लिखा था, एक मैंने री लिखा था। जो हमारे संधि स्वर थे जिनमें मैं बात कर रहा था, एक आ की, एक आपका बड़ी ई की, एक आपका बड़ा ऊ की, एक आपका ए की, एक आपका आई की, एक आपका ओ की, एक आपका आऊ की। अब ये अपवाद है दोस्तों, याद रखना, इन्हें मानते हैं अल्पप्राण क्योंकि कम श्वास के साथ उच्चारित होते हैं, इन्हें मानते हैं महाप्राण क्योंकि अधिक श्वास से उच्चारित हो रहे हैं। अब अगर सवाल आ गया कि कुल अल्पप्राण वर्ण कितने, 52 में से कुल ऐसे कितने ध्वनियां हैं जिनको बोलने के लिए आप कम मात्रा में श्वास खर्च कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 19 और 4 23, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 23। 52 में से कुल महाप्राण कितने होते हैं, देखो 14 और 7 21। हमने कहा महाप्राण ध्वनियों की कुल संख्या 21 है, 52 वर्णों में से 21 वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने के लिए ज्यादा श्वास खर्च करते हैं और 23 ऐसे जो अल्पप्राण प्रवृत्ति के हैं। अब आपको ध्यान रखना इनका पूरा चार्ट, अल्पप्राण ये महाप्राण ये, इनको याद रखेंगे। सवाल यहां से आता है, कभी कह देगा कौन अल्पप्राण है कौन महाप्राण है, कभी कह देगा कौन सघोष है कौन अघोष है, ये सब प्रकार आपके पास आएंगे। इसलिए दोस्तों इनको याद करना के लिए बहुत नितांत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, इनको पढ़ करके चलना। ये बेसिक पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है। अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं आ रही है तो आगे गलतियां होंगी व्याकरण में निरंतर रूप से। गलती से बचना है तो बेस को याद रखिए आप, इसको मत भूलना। इतनी बात क्लियर है, समाप्त। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा टाइप मेरे पास आ रहा है जिसे मैं कह रहा हूं प्रयत्न। हमारा अगला जो प्रकार है उसे आप कह रहे हैं प्रयत्न के आधार, ए टाइप है, ए प्रयत्न। मैंने अभी कहा कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 6 प्रकार के हैं। अब वो 6 प्रकार कौन से, हम इस टाइप को ले रहे हैं। देखिए 6 प्रकार की जब मैं बात कर रहा हूं तो हमने देख रखा है ये जो 6 प्रकार व्यंजन के है जिसे मैं कह रहा हूं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, यानी हमारा बेस है प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब कौन कैसे उच्चारित किया जा रहा है, किसको कहां से प्रोनाउंस कर रहा है, इसके 6 प्रकार है भाई। आप जानते हैं पहला प्रकार तो स्पर्शी, जो पहला प्रकार है उसे आप कह रहे हैं स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा प्रकार है हमारे पास में स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। तीसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। चौथा प्रकार है संघर्षी व्यंजन का, जिसको ऊष्मीय भी कहा जाता है। अगला प्रकार है उच्छिप्त व्यंजन का, जिसको ताड़न जात भी कहा जा रहा है। अगला प्रकार है नासिक्य व्यंजन का। ये मेरे पास में 6 टाइप है अगले टाइप के। स्पर्शी का मतलब क्या है, स्पर्शी का मतलब है हिंदी भाषा की वह ध्वनियां जिनको बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी ना किसी भाग से टकराकर बाहर आ रही है, स्पर्शी है।
आप जानते हैं जितने व्यंजन है वो स्पर्शी है, क्योंकि व्यंजन का मतलब क्या हुआ भाई, जिसको बोलते समय श्वास वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। मुख का कोई ना कोई अंग आपका श्वास के साथ टकराहट करता है, उनको व्यंजन कहते हैं। इसका सीधा मतलब हुआ, मैं मानूंगा सभी व्यंजनों को, लेकिन याद रखना स्पर्शी व्यंजनों में शामिल किया जाता है 5 वर्गों को। 5 वर्ग कौन से? देखो, एक तो इसमें कंठे वर्ग, एक होता है कंठे वर्ग, एक इसमें आता है तालव्य वर्ग, एक इसमें आता है मूर्धन्य वर्ग, एक इसमें आता है दंत्य वर्ग, और एक इसमें आता है ओष्ठ्य वर्ग। ओष्ठ्य वर्ग यानी ये जो स्पर्शी है ना, इनको 5 वर्गों में कैटेगराइज किया जाएगा। इनकी संख्या कुल कितनी है? 25 बनी है। कंठे का मतलब जिनको बोलते समय आपका गला प्रभावित होगा, तो कंठे में पूरा क वर्ग आता है, का ग। तालव्य का मतलब जिनको बोलते समय जो आपका तालु है, जीभा तालु को टच करती है, तालव्य में आता है पूरा च वर्ग, च छ ज। मूर्धन्य का मतलब जिनको बोलते वक्त आपकी जीभा मुड़ करके तालु के ठोस भाग से टकराती है, मूर्धन्य कहलाते हैं। ट ठ ड ऐसे बोलती जीभा, तो पूरा ट वर्ग मूर्धन्य हो जाएगा। दंत्य आप समझते हैं कि जिनको बोलते समय आपके दांत आपकी जीभा को स्पर्श करता है, लाइक ता था, पूरा ता वर्ग हो गया। और ओष्ठ्य मतलब जहां पर दोनों होंठ परस्पर मिलते हैं वो ओष्ठ्य कहलाते हैं, इसमें आएगा पूरा प वर्ग। इसके बाद अन्य टाइप भी है इसमें, वत्सर्य व्यंजन है, दंतोष्ठ्य है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ्य है, उनका भी जिक्र होगा। लेकिन फिलहाल आप ये 5 बातें याद रखना, ये 5 वर्ग स्पर्श में याद रखना है। फिर अगर स्पर्श संघर्ष की बात करते हैं, स्पर्श संघर्ष का मतलब क्या है? ऐसी ध्वनियां जिनको बोलते समय स्पर्शण के साथ साथ घर्षण होता है। यानी मैं एक शब्द अगर लिखूं आपके इसमें, तो मैं लिख सकता हूं ऐसी ध्वनियां जिनमें स्पर्शण प्लस घर्षण, जिनमें आपका स्पर्शण प्लस घर्षण दोनों होता है, या मैं घर्षण लिख सकता हूं। यानी ऐसे कोई भी ध्वनियां जो स्पर्शण के साथ साथ घर्षित अवस्था में बोली जाती है वो कहलाएंगे स्पर्श संघर्षी। पूरा च वर्ग इसमें आता है, च छ। देखो, आपने कहा छ, हमने कहा झ, तो छ और झ को बोलते समय एक जीवा पर रगड़न लग रही है, श्वास रगड़ने की अवस्था में बाहर आ रही है। तो जिन ध्वनियों को बोलते समय स्पर्शण तो होता ही है, श्वास तो मुख को टच कर रही है, लेकिन जीवा पर एक अतिरिक्त घर्षण लग रहा है, अतिरिक्त बल लग रहा है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाएगा। 5 इनकी संख्या है, च छ झ झ य को याद रखना। अगर अंतस्थ की बात करते हैं, अंतस्थ का मतलब होता है स्वरों के समतुल्य उच्चारित ध्वनियां, जिनका उच्चारण लगभग उस तरीके से होता है जिस तरीके से आप स्वरों को उच्चारित करते हैं, या जो कहीं ना कहीं स्वरों के प्रतिनिधि बनेंगे आगे जाकर के। या संधि जब आप पढ़ेंगे तो संधि में स्वरों के स्थान में इनका विकार देखने को मिलता है, या मैं कहूंगा स्वरों के समान उच्चारित ध्वनियों को अंतस्थ कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। आप जानते हैं इसमें जो आप शरीक करते हैं ना, इसमें शामिल करते हैं बेसिकली किसको? हमें मालूम है कि भाई पहले बात तो इनके 3 वर्ग होंगे, इनको 3 प्रकार का मानते हैं। इनमें से किसी एक को तो कहते हैं अर्ध स्वर, किसी को आप कहते हैं लुंठित या प्राकंपित। आप कह रहे हैं लुंठित या प्राकंपित। किसी को आप कह रहे हैं पार्श्विक। पार्श्विक फिलहाल याद रखना अर्ध स्वर में आते हैं य और व दोनों, य और व। क्योंकि यण संधि जब आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे यण संधि में छोटी और बड़ी का बनता है य, छोटा और बड़ा का बनता है व, इसलिए आधे स्वर है, अर्ध स्वर है। लुंठित में आता है र, इस र को रेफ भी कहते हैं, इसे प्राकंपित भी कहते हैं। इसके लेखन की स्थितियां वर्तनी में आपको समझनी पड़ेंगी। और पार्श्विक मतलब जीभा के दोनों पार्श्व यानी किनारों से जो उच्चारित होता है उसको कहते हैं ल, ल के रूप में आपके पास ये पार्श्विक एक है। तो इनकी संख्या 4 है, या र ल व। य और व को कहते हैं अर्ध स्वर, लुंठित कहते हैं र को, और पार्श्विक कहते हैं ल को। फिर आता संघर्षी। संघर्षी को आप बोलते हैं ऊष्मीय भी। ऐसी ध्वनियां जिनको बोलते समय श्वास जीभा पर इतनी तेज रगड़ने लगाता है ना कि श्वास गर्म होकर के मुख से बाहर आती है। गर्म होने का मतलब ऊष्मा में कन्वर्ट होगी। ऐसी ध्वनियां जिनमें स्पर्शन कम होता है, घर्षण तीव्र होता है, उन्हें कहते हैं संघर्षी या ऊष्मीय। श, श, स, ह। इसका सीधा मतलब यह हो गया कि मैं इसमें शामिल करता हूं इस श को, पीठ कटा श को, छोटा स को, एक ह। अब याद रखना ह एकमात्र ऐसी ध्वनि है हिंदी भाषा की जिसे आप कह रहे हैं काकल्य ध्वनि। इसको काकल्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गले के बॉटम पार्ट से उच्चारित होती है। एक ह और ह के साथ साथ एक ये विसर्ग वाला आहा,
इन दोनों को हम काकल्य की कैटेगरी में शामिल करते हैं। देखिए कंठे क्या है, का गा गा गा, वो ऊपर से बोला जा रहा है। मैंने कहा ऐसे मना आपका गला है ना, तो अगर कोई ध्वनि इसके ऊपर से उच्चारित होगी वो कहलाएगी कंठे। जो ध्वनि गले के मूल से या दक्षिणी भाग से उच्चारित होगी, बॉटम पार्ट से, उसे कहेंगे काकल्य। और काकल्य में आपका एक आ आता है, एक आपका ह आता है, याद रखें। उच्छिष्ट का मतलब वो ध्वनि है जिनको बोलते समय जीभा से आपका मुख भाग अवरुद्ध होता है। जीवा इतनी मुड़ती है कि मुख भाग पूरा ब्लॉक हो जाता है, लेकिन श्वास के बल से जीवा नीचे गिरती है और उस लुढ़कन के साथ जो ध्वनि मुख के बाहर आती है वो उच्छिष्ट कहलाती है। उन्हें ताड़न जात कहा जाता है, उन्हें द्विगुणज भी कहा जाता है। इनके दो गुण दो बार लिखा था वर्णमाला में इनको। इनमें आप जानते हैं कि भाई मेरे पास में डमरू वाला ढ होता है, ढक्कन वाला ढ होता है, इन दोनों को आप द्विगुणज भी कहते हैं। यानी मैं चाहूं तो इनका नाम द्विगुणज भी है, इन्हें द्विगुणज या इन्हें आप ताड़न जात भी कहते हैं। इन्हीं को ताड़न जात भी कहा जाता है दोस्तों। नासिक का मतलब ऐसी ध्वनियां जिनको बोलते समय श्वास वायु नाक से ज्यादा बाहर निकलती, नासिक कहलाएगा। आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, जो पंचम वर्ण है, वो नासिक होता है ना। जैसे माना मैं कहता हूं आपके पास में एक हुआ ग, या एक हुआ य, या भैया एक हुआ अण, एक हुआ न, एक हुआ म। ये जो पांच ध्वनि है ना, इनको जब आप बोलते हैं तो श्वास नाक से बाहर निकलती जाता है, इसलिए नासिक कहा जाएगा। अब एक शब्द यहां से आता है कि नासिक और अनुनासिक में अंतर क्या है। अभी ईओ की परीक्षा में सवाल आया था ये, भाई अनुनासिक वो होता है जिनको बोलते समय नाक और मुंह दोनों से श्वास बाहर आती है। नासिक के वो होता है जिसमें श्वास सिर्फ नाक से बाहर आएगी। अगर माना मैंने कुंवर लिखा है तो कुंवर पे मैं चंद्रबिंदु लगाऊंगा ना, जो चंद्रबिंदु युक्त ध्वनियां होती है वो अनुनासिक है। मैंने कहा कुंवर, इसका मतलब मुख और नाक दोनों में बल बराबर पड़ा है। अगर मुख और नाक दोनों से श्वास बाहर आ रही है, इसका अर्थ होगा वो अनुनासिक है। चंद्रबिंदु युक्त ध्वनि अनुनासिक कहलाएंगे। लेकिन जहां पर अनुस्वार का प्रयोग होगा, और माना मैंने केवल ये लिखा है, ये ऐसे मैं इसको कुंजर लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि अगर केवल अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार युक्त जितनी ध्वनि है वो नासिक कहलाएंगे। और आप जानते हैं नासिक के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। इतनी कहानी सामान्य व्यंजन की है। इसके बाद दो चीज आपकी और बच जाती है। एक बचता है संयुक्ताक्षर, अगले क्लास में इसको कंप्लीट करूंगा, और एक बचता है अयुग्वहा, अयुग्वहा, और इसके बाद एक बचता है व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ की अवधारणा, व्यंजन गुच्छ की अवधारणा, और एक बचता है व्यंजन द्वित्व की अवधारणा, व्यंजन द्वित्व। इन सब बातों पर चर्चा करूंगा अगली क्लास में। चार बात बच गई है, संयुक्ताक्षर बच गया है, अयुग्वहा बच गया है, अयुग्वहा को क्यों स्वर क्यों व्यंजन नहीं मानते, व्यंजन गुच्छ की अवधारणा क्या है, और व्यंजन द्वित्व की अवधारणा क्या है। या आपको जो है मैंने कहता है कि भाई व्यंजन द्वित्व सिर्फ अल्पप्राण का बनता है, महाप्राण का नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, इस पर बात करेंगे हम अगली क्लास में। जो लास्ट क्लास मेरा वर्णमाला का आएगा उसमें चार चीज कवर करूंगा, संयुक्ताक्षर भी, साथ में अयुग्वहा भी, साथ में व्यंजन गुच्छ और द्वित्व की परंपरा भी, या इनकी जो पूरा रूपरेखा है उसकी भी हम बात इसमें करेंगे। वर्णमाला अगली क्लास में यानी कि सोमवार को अर्थात 2024 में खत्म हो जाएगी। अभी 23 खत्म है, कल संडे है। तो पहली बात तो सबको, आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा उम्मीद करता हूं कि नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, आप सभी अपने मुकाम हासिल करेंगे, सभी लोगों को नौकरी मिल जाए, मैं ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करता हूं। और जितनी अभी तक आपका जो जीवन चल रहा था ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन से उतरा हुआ था, प्लीज 1 जनवरी को प्रण कर ले कि अब आप थोड़ा डिसिप्लिन होकर के पढ़ेंगे, और आने वाले 2-3 महीने आपके जीवन में बदलाव वाले होने चाहिए। आने वाले 2-3 महीने में आप इतना कुछ कर जाएंगे, इतना कुछ पढ़ जाओ कि 24 में नौकरी हर हाल में लेनी है, ये ठान के चलेगा। 23 में जो आपकी गलतियां हुई ना, 0.25 से रुकना, 1 नंबर से रुकना, 2 से रुकना, या गोला गलत भरना, 2 गोले गलत भर दिए, प्रण कर लो कि 24 में जो पहला एग्जाम होगा ना, पहला एग्जाम, उस एग्जाम में ही किला फतेह करना है, ना गोला गलत भरना है, ना एक्सक्यूज देना बाद में कि भैया उस दिन तो पेट में दर्द था इसलिए ठीक नहीं कर पाया। नहीं, आप प्रण कर लो कि 24 का पहला इम्तिहान जो होगा वो जीवन का आखिरी इम्तिहान होगा, उसमें निकलना है किसी भी हाल में। ऐसा अगर प्रण करेंगे आप अपने साथ, क्योंकि नव वर्ष आ रहा है, तो नए एक प्रकार से स्टडी के साथ या नए एक प्रकार से तरीके से आपको उतरना रणभूमि में, है ना। तो मैं इसी बात पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष के फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। मुलाकात होती है दोस्तों 2024 में जनवरी 1 को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।